हेलो शो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो इससे पहले हमने किए थे डायमेंशनल फार्मूले, जिसमें मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी करनी है, फिजिकल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, उसका ऐसा यूनिट्स और इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इससे पहली वीडियो में हमने किए थे 16 डायमेंशनल फार्मूले किए थे। आज हम करेंगे 17th जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो है आपके पास सरफेस एनर्जी। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी जो है वो किसके इक्वल में है। सरफेस एनर्जी क्लियर है? तो जो सरफेस एनर्जी है वो आपकी क्या है, एक तरह की, दिस इज जस्ट ओनली टू बी एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्योंकि सरफेस का साथ में, तो इट मीन्स दैट कि क्या है, यहां पर इसका जो फिजिकल फॉर्मूला होगा वो क्या है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्योंकि सबसे पहले जरूरी है आपका फॉर्मूला। अगर आपके पास इसका फिजिकल फॉर्मूला है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। एनर्जी क्या है आपके पास, यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T-2। ये तो आपके पास आ गया एनर्जी का। उसके बाद एरिया है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, L2। तो बच्चों यहाँ पे जब आप करोगे इस चीज को, तो जब ये L ऊपर चला जाएगा, अगर आप L को नहीं रिप्लेस करना चाहते तो L2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, mL0 और T-2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसका ऐसा यूनिट्स बनाते हो तो मास के यूनिट आएंगे आपके पास यहाँ पे केजी। इसके बाद टाइम का, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, इक्विवेलेंट इसका है आपके पास यहाँ पे ये आपका इक्विवेलेंट जो है वो इस तरह से ही रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, जूल्स है। तो अगर आप जूल्स देखोगे, एनर्जी के यूनिट्स होते हैं आपके पास जूल्स। उसके बाद नीचे क्या है, एरिया है, तो एरिया का क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, मीटर्स स्क्वायर। तो आपके पास आ गए जूल्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है आपके पास सरफेस एनर्जी। उसके बाद आपके पास देखो, पहले आ गया आपका सरफेस, उसके बाद आएगा आपके पास यहाँ पे 18 टर्म जो है वो है इंपल्स। ओके, तो स्टूडेंट इंपल्स समझने से पहले नंबर पे आप देखो कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसमें आपके पास क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। इस फॉर्मूले को याद रखना। क्लियर है? 18 देखो, 18 आएगा आपके पास यहाँ पे इम्पल्स। क्लियर है? अब बच्चों मैं यहाँ पे इम्पल्स का पहले फार्मूला बनाऊंगा। ओके, अब देखो कि आपके पास जो फिजिकल इसका फार्मूला आएगा ना वो है आपके पास यहाँ पे F इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही था आपका सेकंड फार्मूला। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप मोमेंटम को यहाँ पे चेंज करते हो तो मोमेंटम क्या आएगा, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। अगर आप इस टाइम को इधर ले जाओ, फोर्स इनटू टाइम कर दो, तो आपके पास ये क्या आया, चेंज इन मोमेंटम। क्या है आपके पास यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम कहते हैं इंपल्स। ओके बच्चों याद रखना, चेंज इन मोमेंटम जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। तो इंपल्स को अगर कभी डिफाइन करना हो, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे फोर्स के यूनिट्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पे फोर्स के यूनिट्स है mL/T-2। ये तो आपके पास आ गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे टाइम। टोटल इंक्लूड करो, कितना बन गया आपके पास यहाँ पे, mL और T-1। ये चीज क्लियर है? अगर अब आप इसका ऐसा यूनिट्स निकालते हो तो मास के ही आएंगे आपके पास केजी। उसके बाद लेंथ आई आपके पास मीटर सेकेंड इनवर्स। ये चीज क्लियर? आगे इसका जो इक्विवेलेंट है वो कहां से निकलेगा, इस साइड से निकलेगा। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। टाइम के यूनिट्स क्या हैं, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आ गया आपके पास यूनिट्स। क्लियर है? ओके, यहां तक ये चीज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 18 पॉइंट देखो, 18 है आपके पास टॉर्क। आप टॉर्क कर लेते हैं। ओके, क्या है
टॉर्क। अच्छा भाई अब देखो, चाहे आप इसको टॉर्क बोलो या फिर आप इसको मूवमेंट ऑफ कपल बोल दो, क्लियर। मूवमेंट ऑफ कपल बोलो या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलो, तो टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो इसको, एक ही बात है इसका, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, टार्क क्या होता है? टार्क मीन्स एक एक इस तरह की फोर्स कह लीजिए, जब आप किसी भी चीज के ऊपर लगाते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। टर्निंग इफेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न करे, क्लियर। जैसे फैन, फैन के ऊपर जब फोर्स एक्ट करेगी तो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल का मीनिंग है कि टर्निंग इफेक्ट इसमें पैदा होता है, क्लियर है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस है तो इट मींस हम तो यहाँ पे सिंपल इसको क्या देखेंगे भाई? फोर्स इनटू डिस्टेंस ही देखेंगे हम इसको, क्लियर है। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, एस का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस रखा हुआ है, क्लियर। एस हम डिस्टेंस रखा हुआ तो यहाँ पे क्या है आपका? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के यूनिट्स क्या आएंगे आपके पास यहाँ पे? एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या आएंगे? सिंपल एल। तो इसको इंक्लूड करो तो कितना बन गया आपके पास यहाँ पे? एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2, ओके। अच्छा भाई अब इसके आप ऐसा यूनिट्स निकालो, तो ऐसा यूनिट्स क्या आएंगे इसके? केजी, मीटर का स्क्वायर और सेकंड का -2, क्लियर। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालोगे तो आपको यहाँ से मिलेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट इसके क्या है? फोर्स के यूनिट है न्यूटन, आगे है आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के यूनिट क्या आएंगे? न्यूटन मीटर, ओके। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या आएंगे आपके पास यहाँ पे? न्यूटन मीटर, क्लियर है यहाँ तक बच्चों, क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट है टॉर्क, के बाद आता है आपके पास थ्रस्ट। 20th देखो, थ्रस्ट। तो स्टूडेंट थ्रस्ट क्या होता है? हम बोलते हैं भाई कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में गिरता है, ठीक है, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में ड्रॉप करवाओ तो क्या होता है कि वाटर डिस्प्लेस होता है। तो वाटर डिस्प्लेस होने से क्या होता है कि वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है जब वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आता है तो वो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करता है किसी ऑब्जेक्ट को, क्लियर। तो अपवर्ड थ्रस्ट का मतलब क्या है? सीधा सीधा फोर्स ही रखो। तो इसका मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग इसका क्या निकलेगा? अपवर्ड थ्रस्ट कह लो, जहाँ बॉइंट कह लीजिए, बॉइंट फोर्स कह लीजिए, या सिंपली फोर्स कह लीजिए, है तो फोर्स। तो फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट को आप फोर्स लिखो, क्लियर। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है, वो है एम एल टी -2। तो इसका जो आपके पास ऐसा यूनिट्स आएंगे वो आएंगे आपके पास यहाँ पे केजी, मीटर और सेकेंड इनवर्स का, ओके। उसके बाद सीधा न्यूटन, ओके। यहाँ तक क्लियर है। आपके पास सरफेस एनर्जी भी हो गया, इम्पल्स भी हो गया, टॉर्क भी हो गया, थ्रस्ट भी हो गया। उसके बाद अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट है आपके पास टेंशन। अच्छा अब बच्चों अगर आप देखो टेंशन, तो टेंशन का मीनिंग भी आपके पास क्या होगा? फोर्स ही होगा। तो टेंशन बोलो चाहे आप सिंपली फोर्स बोलो, बात एक ही है। उसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा, ऐसा यूनिट्स भी यही रहेंगे और इक्विवेलेंट भी आपका यही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि टेंशन इज जस्ट एज ए फोर्स, क्लियर है। एक तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस टेंशन। अच्छा भाई अब बच्चों देखो यहाँ पे जो आपके पास टेंशन है, टेंशन एक फोर्स है, बट अगर सरफेस टेंशन की बात करोगे तो ये एक तरह का फोर्स होगा। जब किसी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है, जैसे आप कहते हो कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर, क्लियर। तो क्या होता है कि वाटर के जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी, क्लियर, तो इट मीन्स दैट कि वो तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं ना, पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए जो, क्लियर। तो हम कैसे क्या बोल सकते हैं भाई? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप सरफेस टेंशन की कभी डेफिनेशन देखोगे ना तो उसमें भी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है किसी सरफेस के ऊपर, क्लियर है। तो दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? आप पहले फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो,
फोर्स के डायमेंशन फार्मूला क्या है, mL/t-2। तो यहाँ पे एल का मीनिंग है लेंथ। देखो इसके साथ ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, तो आपके पास इस समय जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है mL0 और t-2। ओके, अगर आप यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट्स निकालते हो तो क्या आएगा, केजी सेकंड का इनवर्स। ओके, तो इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पे न्यूटन, फोर्स के न्यूटन, लेंथ है नीचे तो मीटर इनवर्स। ओके, जहां तक ये चीज क्लियर है, आपके पास टेंशन भी आ गई, आपके पास सरफेस टेंशन भी आ गई है। नेक्स्ट होगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अब फोर्स की बात चल रही है तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो भी सिंपली एक फोर्स ही होती है भाई। नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग भी फोर्स, अगर फोर्स है तो इसके डायमेंशन फार्मूला, इसका एसआई यूनिट्स और इसका इक्विवेलेंट जो है वो सेम रहता है। ठीक है बच्चों, फिजिक्स के बीच में क्या है, हर एक टर्म जो है ना वो एक जैसी आती है। ठीक है, टर्म का जो मीनिंग है, जो इफेक्ट है वो सेम रहता है, बट इसके जो नाम है वो थोड़े से चेंज है। अब देखो ना, हमारे पास यहाँ पे फोर्स का क्या रहा, सिंपली हमारे पास फोर्स भी थी, हमारे पास थ्रस्ट भी आया, थ्रस्ट का मीनिंग भी फोर्स होता है। आपके पास टेंशन है, टेंशन का मीनिंग भी फोर्स होता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन का मीनिंग भी फोर्स है। तो सभी के डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो तो आपके सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है, एक चीज आ गई। नॉर्मल रिएक्शन के बाद आता है आपके पास यहाँ पे 22 हो गया, तो 23rd हम रखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब बच्चों अगर कभी आपने फ्रिक्शन का क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है ना वो आगे जाके आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपके पास यहाँ पे, तो उसका जो फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है तो इट मीन्स दैट कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, फोर्स जो है अगर आप अभी देखोगे तो फोर्स जो है वो किसके इक्वल में होती है, आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट, अब यहाँ पे क्या है, कहता है जितनी कोई आप फोर्स अप्लाई करें उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे म्यू लिखा है, इट मीन्स ये क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप किससे डिनोट करते हो, म्यू के साथ करते हो। अगर मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। अब बच्चों आपको पता है फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी एक तरह का क्या है, आपके पास फोर्स है। तो ये फोर्स के साथ जो है ये फोर्स कट जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही आपका। तो फोर्स के साथ जब फोर्स कट जाएगा तो ये क्या है, इसके कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होंगे, ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस यूनिट बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशन लेस बोल दो, इतना ही बहुत है, डायमेंशन लेस आ गया, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट। क्लियर, ये भी आ गया सेम, यहाँ तक क्लियर। 23rd आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट। अब बच्चों जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या है, ठीक है। अब बच्चों आपने कभी क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि मतलब जितनी हम किसी में फोर्स अप्लाई करें, जितनी हम किसी में फोर्स अप्लाई करें तो क्या होता है, उतना ही हमें उसी के कंपैरिजन में उतनी हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। ओके, तो ये केस जो है ना, ये फोर्स कांस्टेंट जो है ना, ये टर्म एक्चुअल में यूज होती है किसमें, स्प्रिंग में यूज होती है। क्लियर, कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करें उतने ही फ्रिंग्स जो स्प्रिंग है वो उसमें क्या किया है कि इलास्टिक, उसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना वो पैदा होती है। तो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स का मीनिंग क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कभी मैं देखूँ यहाँ पे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है,
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो F इज इक्वल टू के एक्स। इस चीज को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास के क्या है, के यहाँ पे मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, मैं यहाँ पे अगर के की वैल्यू निकालूं तो फिर मेरे पास क्या आएगा, फोर्स अपॉन एक्स, मीन मेरे पास आ रहा है आपका फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, नीचे यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए l आ गया, तो l के साथ l कैंसिल, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ml0 t-2। क्लियर। इसके बाद आपके पास SI यूनिट्स, तो SI यूनिट्स में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे एक है केजी, सेकेंड की पावर -2। और अगर आप कभी इसका इक्विवेलेंट देखोगे तो वो यहाँ से मिलेगा आपको, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और मीटर इनवर्स में न्यूटन अपॉन मीटर। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सबसे पहले नंबर पे हमें ग्रेविटेशनल जी का जो फॉर्मूला है ना वो आना चाहिए। मान लो यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस तरह से करके निकलता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आता है ना, ओके। तो मुझे यहाँ से g की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं g को एक साइड पे रखूं, g को अगर मैं एक साइड पे रखूं तो f का f r स्क्वायर अपॉन m1 और m2 यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ से अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, यहाँ पे F का क्या है, फोर्स का क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ml t-2, ये आ गया आपके पास फोर्स का। डिस्टेंस क्या है आपके पास, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर आ गया। नीचे यहाँ पे क्या है आपके पास, मास m1 और m2, तो मास का यहाँ पे आपके पास आता है मास m और m। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब अगर आप यहाँ पे कंक्लूड करो तो m के साथ ये एक m कैंसिल हो जाएगा। अब ये m जो है जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा m -1, l कितना है आपके पास यहाँ पे 2 और एक ये 3, l3, t कितना है आपके पास -2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या आया। अच्छा, अब अगर आप यहां से इसका ऐसा यूनिट्स निकालो तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मास है केजी इनवर्स मीटर क्यूब और सेकंड -2, ओके। अब अगर आप यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इस फार्मूले का इक्विवेलेंट निकालो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा इक्विवेलेंट में, फोर्स है तो फोर्स के यूनिट क्या आएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, तो यहाँ पे क्या है -2, ओके। तो ये तो आ गया आपके पास इसका इक्विवेलेंट, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 25 के बाद आता है आपके पास यहाँ पे 26, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट आपका निकल गया। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल है तो उसके साथ आप उसकी स्ट्रेंथ भी देख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा भाई, अब देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। अच्छा, अब बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर आप कभी देखते हो कि अर्थ है तो अर्थ के पास अपने क्या है कि ग्रेविटी है, क्लियर। तो अब अगर आप उसकी फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो इट मीन्स दैट अगर आप किसी की भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि जो फोर्स है
वो जो मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, तो ये रखेंगे। तो अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। यहां पे फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, और यूनिट मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, ये एम के साथ एम कट जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अब जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम जीरो एल टी माइनस टू, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। अगर आप यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट्स देखते हो तो क्या आएंगे, मीटर है, एम और सेकंड का इनवर्स। तो यहां से इसके आप इक्विवेलेंट निकालो। फोर्स के क्या आएंगे, न्यूटन, तो मास के लिए केजी इनवर्स, न्यूटन केजी इनवर्स। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गया। उसके बाद 27th में देखो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब एक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होती है, एक उसका पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कुछ और चीज है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड में जाएगा उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ओके। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब मीनिंग है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कितना पोटेंशियल है कि वही कोई वो वर्क कर सके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट मींस दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट मास, ओके। तो अगर हम यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, वर्क पर यूनिट मास, वर्क पर यूनिट मास। तो पहले आप वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू, उसके बाद है पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास क्या है आपके पास, एम, तो एम के साथ ये एम कट जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एम जीरो एल टू और टी माइनस टू। ये आपके पास क्या आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट्स देखते हो तो क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स में स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इसके यूनिट्स निकालते हो इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमेशा आपके यहाँ से आते हैं। वर्क है तो वर्क का क्या है आपके पास डब्ल्यू, मास के लिए आपके पास क्या है एम, तो वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं जूल्स पर यूनिट, मास है तो मास क्या होगा आपका केजी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो जूल्स केजी इनवर्स, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब बच्चों देखो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी कोई विस्कस फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर, कोई भी सरफेस जो है, मान लो अगर एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उस लिक्विड के बीच में अगर आप कोई चीज जो है वो ड्रॉप करवाते हो तो वो जो लिक्विड की लेयर्स हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। क्लियर, तो वो कितनी कोई लिक्विड जो है वो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसका विस्कस फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर है, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, क्लियर है, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये चीज आपके पास बन गई। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टी माइनस टू, डिस्टेंस के यूनिट्स एल, एरिया के यूनिट एल का स्क्वायर, वेलोसिटी के यूनिट्स एल टी माइनस वन।
क्लियर है ये चीज़। अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे एक L हमारा ये और एक ये दो, इसके साथ ये कट गया। ओके अच्छा अब देखो हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन में देखो यहाँ पे मास कितना आ रहा है आपके पास m1, लेंथ यहाँ पे आपके पास L है, तो L जब ऊपर जाएगा तो L का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे t-1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे t-2 है, -2 + 1 क्या, तो -1, तो t-1। यहाँ पे अगर आप इसका ऐसा यूनिट्स निकालते हो तो मास का आएगा केजी, लेंथ का मीटर इनवर्स, तो टाइम का सेकंड का इनवर्स। ओके तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसका बनाओ तो इस यहाँ से इसके यूनिट्स निकलेंगे ना, ये यहाँ पे निकलेंगे। मान लो लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे आपके पास फोर्स है, तो फोर्स के यूनिट्स क्या आएंगे मेरे पास यहाँ पे न्यूटन। ओके डिस्टेंस है तो मेरे पास यहाँ पे मीटर आ गया, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, तो वेलोसिटी है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा। ये चीज़ बनेगी मेरे पास। अगर मैं कभी अब इसको कंक्लूड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ न्यूटन, ये और ये टर्म कट जाएगी, तो न्यूटन मीटर को इन्वर्स में ले जाओ, न्यूटन यहाँ पे मीटर -2, और यहाँ पे सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सिंपल सेकंड आ गया। ये चीज़ यहाँ तक बच्चों क्लियर है। ओके 28 पोर्शन जो है वो आपका, ये 28 था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है। अच्छा जी अब देखो यहाँ पे 29th वाला देखो, 29th वाला जो आएगा आपका वो आता है आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब बच्चों देखो कि इनर्शिया क्या है। सबसे पहले ये चीज देखो, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। इनर्शिया देखो, इनर्शिया में क्या है कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ओके तो इनर्शिया की जो टर्म्स है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इस समय हम सिर्फ इसका सिंपली जो है वो डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे कि मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक उसमें एक इनएबिलिटी होती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए। क्लियर। अनलेस एंड अनटिल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक किसी चीज के ऊपर फोर्स में अप्लाइड नहीं की जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की नहीं जाएगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता। ओके तो वो जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी ऑब्जेक्ट की, क्लियर है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, इनएबिलिटी है जो ऑब्जेक्ट के पास, दैट इज इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द मास इनटू डिस्टेंस, क्योंकि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, मास इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। फिलहाल बच्चों जो डेफिनेशन आ रही है ना, फॉर्मूले हैं वो जो आएंगे वो तो आपने पढ़ने हैं। क्लियर। आगे डिटेल में इसके हम क्वेश्चन करेंगे। मास, मास देखो यहाँ पे मास है तो मास का क्या आएगा आपके पास यहाँ पे m, यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आपके पास क्या है l स्क्वायर। अगर अब आप इसका फॉर्मूला बनाओ तो m L/T0, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपके पास ऐसा यूनिट्स बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आपके पास केजी मीटर का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये इसका इक्विवेलेंट जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आप इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ तक ये बच्चों क्लियर है। 29th उसके बाद आता है आपके पास, अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। क्लियर है। क्योंकि अब हमें एंगुलर जो सर्कुलर मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है, अब उनकी तरफ चलते हैं हम, एंगुलर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल के यूनिट्स क्या आएंगे। इसके बाद ना अब हम चलेंगे सर्कुलर की तरफ और रोटेशनल मोशन जो है उसकी तरफ चल देंगे। तो सबसे पहले आप देखो 30 वाला पोर्शन जो है उसमें है एंगल। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास एंगल होता है, एंगल क्या है थीटा। तो थीटे की अगर आप कभी वैल्यू डिफाइन करो तो थीटा जो है वो किसके बराबर है आपका, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस।
तो यहाँ पे आर्क क्या है आपके पास, आर्क भी एक तरह की क्या है, लेंथ है। तो रेडियस जो है वो भी क्या है, लेंथ है। तो रेडियस के साथ लेंथ के साथ तो लेंथ कट गया। इट मीन्स दैट यहाँ पे तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो नहीं आएगा, नो डायमेंशनल फार्मूला। ओके, बट जो इसका यहाँ पे जो इसके एसआई यूनिट्स है ना, एसआई यूनिट्स के बीच में एंगल के अपने एसआई यूनिट्स हैं, वो है आपके पास यहाँ पे रेडियन। क्या है, रेडियन। तो रेडियन को आप शॉर्ट में लिख सकते हो RAD। क्लियर। आगे इसका इक्विवेलेंट नहीं है, वो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे एक एंगल आ गया। उसके बाद चलो आप यहाँ पे एंगल बन गया। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस चीज को देखो, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कि यहाँ पे जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सीधा आप यही समझो कि सर्कुलर के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में मूव करेगा तो वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक किस तरह से मूव करेगा। पहले मैं आपको उसको डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ। क्लियर। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर के साथ इस तरह से बाइंड है, तो वो सर्कल में मूव कर रहा है, इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। क्लियर। तो अगर आप सेंटर से देखो, ये पहले पॉइंट इसकी ये पोजीशन थी, अब वो यहाँ से यहाँ तक आया, इस पोजीशन तक आया। तो अगर आप सेंटर के साथ उसकी लाइन ज्वाइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास ये वाली है ना, कितना एंगल जो है वो खुला है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप सीधा सीधा यही समझो कि जो है वो सीधा सीधा क्या है, आपके पास एक एंगल है। तो जो एंगल है वही एंगल के कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, और जो वैसा है अगर आप देखो तो एज इट इज उसका रेडियन ही रहेगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, एंगल। तो एंगल की डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, बट उसका ऐसा यूनिट्स है वो है रेडियन। क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद है आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात चल रही है, बट इसमें चल रहा है क्या कि एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो कौन सी होगी, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी देखते हो तो फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके थीटा अपॉन टाइम। क्लियर। बट थीटे की यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं है, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बट टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होने से आपके पास यहाँ पे m की 0 l 0 बट टाइम जो है वो -1 आ रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका बन गया क्योंकि थीटे की कोई यूनिट्स नहीं है। क्लियर। यहाँ पे टाइम की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट्स देखो तो ऐसा यूनिट के हिसाब से थीटे की यूनिट्स आएगी आपके पास रेडियन, और टाइम यहाँ पे नीचे है तो टाइम क्या है, रेडियन सेकंड इनवर्स ये आएगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट जो है वो नहीं है। ओके। एंगुलर वेलोसिटी के बाद है आपके पास यहाँ पे 33 एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ना, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वो क्या होगा आपकी, क्योंकि टर्म है आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अब आपके पास अगर आपने यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर आपके पास यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए आपके पास एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब जो एंगुलर जो आपके पास वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या थी, थीटा, वो टाइम इनवर्स। थीटे की कोई यूनिट्स नहीं है बट टाइम की है, तो टाइम तो यहाँ पे आपके पास -t है। अगर आप यहाँ पे देखो t, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट्स नहीं है तो t आपका ऊपर चलेगा t-2, तो यहाँ पे नीचे भी एक और t है, तो जब ये t ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बन गया, टोटल तो आपके पास बन गया t-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप जब इसका निकालोगे तो ये निकलेगा m0 l0 और t-2। अब अगर आप इसका ऐसा यूनिट्स निकालते हो तो ऐसा यूनिट्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स क्या हैं, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स हैं आपके पास रेडियन सेकंड इनवर्स। तो नीचे टी आ रहा है एक और टी, तो एक और टी को जब आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे रेडियन सेकंड इनवर्स का स्क्वायर आएगा। आगे इसका इक्विवेलेंट नहीं है।
तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। हमने यहाँ पे एंगल के केस में एंगल निकाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद आपके एंगुलर वेलोसिटी निकाला और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों, ओके। ये था आपके पास एंगल की टर्म्स, ओके। अच्छा, अब बच्चों पहले, अब जितनी भी हमने ये पहले वाली जो हमने क्वांटिटीज की वो थी आपके पास मैकेनिकल क्वांटिटीज, क्लियर। अब हम उसका सेकंड वैरायटी करते हैं क्वांटिटीज की, कौन सी, थर्मल क्वांटिटीज, क्लियर। अच्छा, अब बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो कौन सी आएगी आपके पास यहाँ पे, अब थर्मल क्वांटिटी, थर्मल क्वांटिटी, ओके। अच्छा, अब थर्मल क्वांटिटी जो है ना वो होगी आपके पास जो हीट के लिंक में होगी, क्लियर है, जिसमें हीट एनर्जी जो है ना वो इन्वॉल्व होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहली क्वांटिटी देखो तो लेट अस सपोज दैट अगर हम बोले भाई कि हमारे पास जैसे हीट, पहली क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हीट। अगर आप कभी इसको हीट लिखो या फिर अगर आपके पास कभी भी इंथाल्पी आ जाती है, इंथाल्पी, देखो हीट का दूसरा मीनिंग क्या है, इंथाल्पी, हीट और इंथाल्पी, ओके। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो हीट क्या है, जस्ट ओनली ये एनर्जी, ओके। तो अगर आप सिंपली कभी देखोगे तो हीट हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास mL/T-2, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी है, तो एनर्जी के अगर आप कभी ऐसा यूनिट्स निकालोगे तो ये आपके पास क्या लेंगे, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स में स्क्वायर। तो अगर आप कभी इसका इक्विवेलेंट निकालो तो इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे इसके, जूल्स, ओके। ये चीज क्लियर है, यहाँ पे ये चीज क्लियर। अच्छा भाई, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका हीट और इंथाल्पी के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब देखो कि जो स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट का मीनिंग है आपके पास हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, मास इनटू टेम्परेचर, क्या है, स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, मास इनटू टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हीट, हीट क्या है आपके पास, एनर्जी है। तो एनर्जी के यहाँ पे अगर आप यूनिट्स लिखोगे mL/T-2 अपॉन मास, मास के यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पे सिंपली एम, टेम्परेचर के यूनिट्स क्या आएंगे, केल्विन। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास एक नई टर्म यूज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के यूनिट्स मैंने आपको बताया था कि इसके यूनिट्स होंगे वो क्या आएंगे आपके से, केल्विन, ओके। अब यहाँ पे m के साथ m कैंसिल, आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है m0L/T-2 और केल्विन का इनवर्स, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखोगे तो SI यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पे आपके पास आएंगे मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का इनवर्स और यहाँ पे केल्विन का इनवर्स, ओके। तो यहाँ पे इसके अगर आप यूनिट देखो तो यूनिट्स यहाँ से निकलेंगे इसके जूल्स, केजी इनवर्स और टेम्परेचर है तो इसका केल्विन इनवर्स आ गया। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ओके। अच्छा भाई, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आ गया। स्पेसिफिक हीट के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आएगा क्या आपके पास, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगी आपके पास, यहाँ पे हीट पर यूनिट मास, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मास होगा, उसमें अगर हम हीट अप्लाई करें तो वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाए, दैट अमाउंट इज नोन एज लेटेंट हीट, क्लियर। तो लेटेंट हीट के लिए क्या आपके पास यहाँ पे आएगा, एनर्जी है। तो एनर्जी के यूनिट्स लिखो यहाँ पे mL/T-2 अपॉन मास, तो मास के साथ ये m कैंसिल होगा। आपके पास इस समय ये यूनिट्स आएंगे वो आएंगे m0L2 और T-2। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट्स के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एनर्जी है जूल्स, केजी इनवर्स,
तो लेटेंट हीट आ गया। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोपी। इंट्रोपी तो इंट्रोपी जो है वो इंट्रोपी क्या होगी आपके पास, हीट पर यूनिट टेम्परेचर, हीट पर यूनिट टेम्परेचर इंट्रोपी। कुछ डेफिनेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप उसके यूनिट्स देखो यहाँ पे, तो हीट एनर्जी है तो ml T-2, टेम्परेचर है तो नीचे केल्विन है तो केल्विन को ऊपर लेके जाओगे तो इन्वर्स में T आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ऐसे यूनिट्स के हिसाब से केजी, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। अगर आप इसके इक्विवेलेंट देखोगे तो हीट आ गया आपका जूल्स और केल्विन इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल, जो जिसे हम कहते हैं ना गैस कांस्टेंट। ओके, तो उसको देखो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत बार पेपर में आया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है ना उसकी कभी अगर आप फॉर्मूला लिखो तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा आपका, P इज इक्वल, यहाँ पे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका आता है PB इज इक्वल टू nRT। तो गैस कांस्टेंट आपका क्या है, R है। तो अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू निकालोगे तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम अपान N और T। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर की जो ऐसा, प्रेशर के जो आपके पास ऐसा यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, ML -1 और T-2। उसके साथ आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो यूनिट्स है वो है आपके पास L3। तो यहाँ पे आपके पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, मोल। तो यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, केल्विन। अगर आप यहाँ पे इसके यूनिट सब आप बनाते हो तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे m, L का क्या आएगा आपका 3 - 1 है तो 2 आ गया। टेम्परे यहाँ पे सेकेंड -2 मोल इनवर्स और यहाँ पे केल्विन इनवर्स। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, तो ये तो थी आपके पास जो थर्मल क्वांटिटी थी। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ओके, क्लियर। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।